जब हम लोगों को माफ करते हैं तो वी गेट द फॉरगिवनेस फ्रॉम द गॉड। तो रादर देन ब्लेमिंग समबडी, इट इज द कर्मा थ्योरी, जो गुरबानी में भी कहते हैं, सोचे सोचना होवी है जे सोची लखवार। हम कितना भी सोच ले वो नहीं होगा, होगा वही जो रब चाहेगा। जी, कर्मी जी। आपो अपनी के नेड़े के दूर, मतलब हमारी अपनी कर्मी है। और इसमें एक और कहते हैं कि दद्दे दोष न दीजे, जो मैं किया सो मैं पाया। नमस्ते दोस्तों, आज कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कर्ण कपूर आज हमारे मेहमान हैं और कर्ण कपूर जी भी साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। कर्ण जी की कई कविताएं, लेख और अन्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी हाल में ही उनकी एक एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हुई है। ये रंगमंच की चकाचौंध वाली फिल्मी दुनिया में अपना हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्ण जी, आपका इस कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के पॉडकास्ट एपिसोड में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपने हमारा इस निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया अनुपम जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इतना आपने मेरे को अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बट मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं एक सरल शब्दों में एक एक सीखने वाला एक स्टूडेंट की तरह हूँ, जो एक अलग-अलग माध्यम को अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और मुझे अच्छा लगा है कि आप को ये मेरी कुछ कविताएँ या मेरा काम पसंद आया। शुक्रिया। इन दो शब्दों में तो आपने अपनी सही व्यक्तित्व को बता दिया, जो कि आपकी सरलता में ये सीखने की जो इच्छा है, जिसकी वजह से आप इस मकाम तक पहुंच पाए हो। करण जी, आप कवि और लेखक के रूप में आज हम सबके सामने आए हैं। ये कवि जी। बनने का शौक आपको बचपन से ही था, या फिर आपने किसी अनुभव के बाद महसूस किया कि उसे कागज पे उतारना चाहिए? जी, मुझे कहानियाँ सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। तो मुझे लगता है कि वो एक जो मेरा शौक था और जिसने मुझे एक कवि के रूप में उभारा, एक एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में एक उभारा और एक फ़िल्म के निर्माता के रूप में उभारा। क्योंकि मुझे लोगों की कहानियाँ सुनना पसंद है और कहीं न कहीं मेरी कुछ न कुछ कविता के पीछे एक किसी व्यक्ति की कहानी छुपी होती है, जो कि क्या मैं बात। उसको उजागर करने की कोशिश करता हूँ। किसी न किसी का प्रयास छुपा होता है और उसको विजुअलाइज़ करके उस कविता का जन्म होता है। तो वो मेरी कविता में ही एक कहानी छुपी होती है, जो मुझे नई-नई कविता लिखने के लिए, नए-नए माध्यम को, कहानी कहने के नए-नए माध्यम को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि पॉडकास्ट जैसे आपने किया, ये आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपका बहुत अच्छा लोग इसको सुन भी रहे हैं, बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। तो ये भी एक माध्यम है अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाने का। इसी जी। तरह से पत्रकारिता एक माध्यम है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी एक माध्यम है। तो ये सब माध्यम है, बट जो मूलाधार है इन सब चीज़ का, वो है कहानी कहना। तो बस अपनी जर्नी में कहानी कहना सीख रहा हूँ मैं। जब सीख जाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा और अच्छी कहानी कह पाऊँगा तो। जी, करण जी, आपने अपनी सरलता को तो यहाँ भी साकार कर दिया। आपने किस तरीके से, किस बारीकता के साथ कविताओं को कहानियों से जोड़ दिया। आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हर कविता के भीतर एक कहानी छिपी होती है। उस शख्स की कहानी जिसने उसको अनुभव किया है। तो बहुत सुंदर जी। बात कही है आपने। और अभी-अभी आपने एक पहली काव्य संग्रह प्रकाशित की है, खुद से मुलाकात। इसका जी, जी, जी। शीर्षक ही हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। आपसे गुजारिश है कि उसके विषय में संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, खुद से मुलाकात मेरी कोविड के समय में हुई, क्योंकि मेरा जो, जैसे मैंने बताया कि मैं कहानीकार हूँ, तो मैं कहानियाँ गढ़ता रहता हूँ, तो मैं बहुत ट्रैवल करता रहता हूँ। मगर जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो वो कहानियाँ कहीं न कहीं मेरे ज़हन में मुझे बार-बार परेशान कर रही थी और वो चाह रही थी कि मैं उन्हें कहीं न कहीं बस उतार दूँ। तो जब उन कहानियों के ज़रिए मैंने खुद से मुलाकात करी, तो इसी तरह से इस खुद से मुलाकात काव्य संग्रह का जन्म हुआ और लोग इसको बहुत सराह रहे हैं, इसकी बहुत सारी कॉपीज़ ले रहे हैं और वो बहुत प्रशंसा इसकी कर रहे हैं और इसके लिए मैं उन्हीं को ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया और जिन्होंने मुझे अपने साथ इतना अपनापन दिया कि मैं उनकी कहानी के ज़रिए कोई कविता बना पाया और उसको इसमें उतार पाया। जी। तो ये एक मेरे लिए एक यादगार सफ़र था और जो कि अभी चल रहा है, निरंतर हो रहा है और इसी ने मुझे लिखने की तरफ और प्रेरित किया है कि जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है आपको, जब आप लोगों को आपका काम पसंद आता है, तो आपको लगता है कि आपको और लिखना चाहिए। जी। और मुझे खुशी है जब मैंने ये किताब उनको दी, जो मेरे इसके वेल विशर थे, जिनकी कहानी से प्रेरित होके इसका जन्म हुआ, तो उनको बहुत खुशी हुई और वो अपने आप को उस कहानी के अंदर
उस कविता के अंदर महसूस कर पा रहे थे। तो मुझे लगा ये लिखने का जो सफ़र है मेरा उसी दिन सफल हो गया। जी। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई दूँगी कि आपकी ये खुद से मुलाकात काव्य संग्रह इस जी। हद तक प्रचलित हो चुकी है कि लोग उसे पढ़ने के लिए उतावले हैं और सब पढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से आपने उस कहानी को कविता रूप में प्रस्तुत किया है, काबिल-ए-तारीफ़ है। तो उम्मीद है बाकी लोग जो आपको सुन रहे हैं वो भी एक बार पढ़ के देखें कि आखिर आपने खुद से मुलाकात में किस तरह कहानी को कविता में गढ़ा है। जी। करण जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन में वो कहते हैं कि जब वो दो राहें पर खड़े थे, उन्होंने उस राह को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। जी, जी, जी। आपने भी ऐसा ही कुछ लिखा था, अपना काम डटकर करते हैं, चलो दुनिया से हटकर चलते हैं। जी, दुनिया जी। से हटकर चलना कहने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही मुश्किल भरा होता है। आपने जी, अपनी जी। इस हटकर चलने वाले राह पर किन किन सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना किया? आप उनसे कैसे जूझ पाए और कैसे आगे बढ़ पाए? हमें उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। जी, एक कहानीकार की ज़िंदगी आम लोगों की तरह कभी होती नहीं है। उनकी ज़िंदगी हमेशा ही एक संघर्ष से भरी हुई होती है, क्योंकि जो हमारा समाज है वो कभी-कभी हमारे अलग चलने को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो उसी तरीके से उन्होंने एक खाँचा बना रखा होता है, एक खाँचा डॉक्टर का होता है, एक खाँचा हमारा जो होता है लॉयर का होता है, एक एक खाँचा उनके एक फिक्स्ड खाँचे होते हैं। तो मतलब एक कहानीकार जब आप बोलते हो, जब मेरे को जब मैंने मास कॉम करना चाहा था, तो मास कॉम मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया हुआ। तो पत्रकारिता की तरफ जब मैंने अपना किया, मैंने एमए और एमफिल की हुई है मास कम्युनिकेशन में। जी। तो जब मैंने उसमें कदम रखा तो वो मेरे लिए एक रेवोल्यूशनरी कदम था, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो करी थी वो बीकॉम से करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर करी। ओह! तो उसके बाद जब मैंने अपनी स्ट्रीम बदली तो मेरे लिए एक उसी वक़्त एक झटका था, और मुझे अपने पूरे परिवार को कन्विंस करना था कि नहीं, मैं कहानियाँ लिख सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। और उसी के बाद ही मतलब मेरा आकाशवाणी में जाना संभव हुआ। मैंने आकाशवाणी में कुछ अपनी कविताएँ पढ़ी। वहाँ कवि गोष्ठी होती थी, तो वहाँ मेरे को अच्छे गुणी-जनी लोगों का साथ मिला, और मुझे लगता है कभी-कभी अच्छे लोगों के साथ बैठना और कुछ समय बिताना ही आपको उनकी तासीर दे देता है। तो जी। उन्हीं कुछ, जिसे आप बोल सकते हैं कि जूठन कह लीजिए, या उन्हीं के कुछ से कुछ सीख-सीख के हम कुछ कर पा रहे हैं, तो जो है ये। और वहीं से मेरे लिए शुरुआत हुई और मैंने अपना करियर इसमें चुना। बहुत मुश्किलें आई मुझे करने, क्योंकि ये करियर बड़ा अनकन्वेंशनल था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट जी। धीरे-धीरे रास्ता बनता गया और मैंने इसमें अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम किया, और चाहे वो लेखन में था, अच्छे-अच्छे लोगों के साथ ना कोलैबोरेट करके को-ऑथर के रूप में काम किया। चाहे वो फोटोग्राफी में था, तो मुझे पद्मश्री, पद्म विभूषित लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनको तस्वीर उनकी खींचने का मौका मिला, तो मेरे लिए सौभाग्य था। जी। और यही मतलब मुश्किलों तो आती रहती हैं, और इसका जो एक और जो मुझे लगता है, जो मैंने अपनी कविता के रूप में इसको मैंने उतारा भी था। अगर आपने सुनी हो मेरी कविता, तो वो कविता है दिल यह ज़िद्दी है। तो मेरी ये कविता है जिसमें मैंने अपनी ज़िद को ज़ाहिर करा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को हमेशा ज़िद्दी होना पड़ता है, जी। ढीठ होना पड़ता है मुझे लगता है। नहीं तो आपको दुनिया के रीति-रिवाज़, आपके जो समाज के जो बेड़ियाँ हैं, वो आपको हमेशा बाँधने में लगी रहती हैं किसी न किसी तरीके से, जी। और आपकी कलम को भी बाँधने में लगी रहती है। तो आप जब स्वतंत्र होंगे तभी अच्छा लिख पाएँगे, तभी लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो मैं उसी की वो कविता ही आपको सुनाने चाहूँगा, जो कि खुद से मुलाकात में प्रकाशित है, और उसमें मैं कहता हूँ, माना डगर है मुश्किल, माना डगर है मुश्किल, इरादे पक्के रखते हैं, हार नहीं सकते बाजी, क्योंकि दिल यह ज़िद्दी है, दिल यह ज़िद्दी है। गिरने से कायर डरते हैं, गिरने से कायर डरते हैं, हम तो खुद पे भरोसा रखते हैं, साथ है हौसले हमारे, असफलताओं को मात दे सकते हैं, ना कामयाबी रोक ना पाएगी, ना कामयाबी रोक ना पाएगी, दिल यह जिद्दी है, वो भी टिक नहीं पाएगी। बाहर से कुछ उम्मीद नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट को जो इंस्पिरेशन जो मिलती है ना, वो खुद से ही मिलती है, मैंने हमेशा देखा है। क्योंकि लोग जी। आपको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, जी। आपको कहते हैं नहीं नहीं ये मत करिए, आप ये कर लीजिए, आप अकाउंट्स कर लीजिए, आपकी नौकरी बहुत अच्छी लग जाएगी और आपको जो है एक अच्छी बंधी हुई सैलरी मिल जाएगी। बट वो अलग ही राह चुनता है, तो उसी को मैं इसमें दर्शा रहा हूँ। बाहर से कुछ उम्मीद नहीं, चित्त को हठी बनाया है, निश्चित दिशा कर ली अब हमने, जीत का ध्वजा लहराया है। और कुछ आखिरी पंक्ति, माना डगर है मुश्किल, इरादे पक्के रखते हैं, हार नहीं सकते बाजी, क्योंकि दिल यह जिद्दी है, दिल यह जिद्दी है। बहुत सुंदर करण जी, आपने तो इतने जोशीले शब्दों को एक साथ पिरो लिया है
बाहर से कुछ उम्मीद नहीं और चित्त को हट्टी बनाया है। तो जी, बहुत जी। सुंदर बात है क्योंकि आपने जैसा बताया कि संघर्षरत जीवन रहा आपका। जी, संघर्षरत उसमें जहाँ आपने एक अपने राह को चुना और उस राह पर उस समय पर आप गए जब लोगों को था कि जैसे आपने बीकॉम से करते हुए और एमए में आए, तो ये जी, अपने आप नाकाम में एक हुआ। जी। ट्रांसफॉर्मेशन था और आपने खुद को कैसे स्टेबलाइज़ रखते हुए आगे बढ़ते गए। जी, तो जी। बहुत बड़ी बात है और उसको आपने कविता में बड़े बखूबी के साथ पेश किया है। तो जी, आपने शुक्रिया। जैसे बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं और उसको प्रकाशित भी करवाया है किसी हुँ। संकलन में, तो अभी अपनी काव्य पुस्तिका में। तो जी, जी। ऐसी कोई काव्य पंक्ति जो आपने लिखी हो और आपके दिल के सबसे करीब हो, क्या आप उसको हमारे साथ साझा करेंगे अभी? मेरे लिए तो सभी मेरे दिल के निकले हुए जी। कुछ फूल हैं, मेरी कुछ फीलिंग्स हैं, ये मेरी कुछ भावनाएँ हैं, लोगों के एक्सपीरियंस हैं, तो मेरे लिए तो सभी ही अच्छी हैं। मैं आपको जो मेरे कुछ दिल के करीब हैं, उसी में से कुछ 1-2 रचना सुनाऊँगा। और कुछ जैसे लॉकडाउन के टाइम में कुछ हुआ था, सब लोग कोविड का एक नकारात्मक देख रहे थे और मेरा कहीं न कहीं नज़रिया एक सकारात्मक दिशा की ओर जा रहा था। जी। मुझे लगता है कि जो ऊपर वाला है, जो ऑलमाइटी इज़ ऑलवेज़ डू गुड फॉर अस, वो हम उसी के ही हम वो कहते हैं कि बीइंग द सन ऑफ अ गॉड वी प्रिवेल हिज पावर, तो हम उनकी पावर लेते हैं, हम ऊपर वाले के ही हम बच्चे हैं, तो हम कुछ ना कुछ नया देखते हैं। तो मेरी ये कोशिश थी, सब लोग नकारात्मक का इतना वो फैला हुआ है, तो हम उसमें से क्या सकारात्मक देखें, और उन्हीं पंक्तियों को मैंने अपनी इस कविता में लिखा, जो मैं साझा करना चाहूँगा, जिसका नाम है ज़िंदगी गुलज़ार होने लगी। वाह, वाह! तो मैंने किस तरह से वो उसको देखा, कोविड में सबके अपने चल रहे थे, जो मेरा नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का, क्योंकि एक वो पल बड़ा ही ख़ास था वो। अब तो हम सब फिर दोबारा व्यस्त हो गए हैं अपने जीवन में, बट वो पल कुछ ख़ास थे, तो उन्हीं को मैंने दर्शाया, और किस तरह से हमारा प्रकृति के साथ एक जुड़ाव हो रहा था, एक लगाव हो रहा था, किस तरह से हम जी। प्रकृति को महसूस कर पा रहे थे, उसको मैंने उसमें दिखाने की कोशिश करी है। तो वो पंक्तियाँ इस तरह हैं: ज़िंदगी गुलज़ार होने लगी है, प्रकृति पुनः जीवित होने लगी है। ज़िंदगी गुलज़ार होने लगी है, प्रकृति पुनः जीवित होने लगी है। पक्षी जो छोड़कर चले गए थे अपना बसेरा, आज फिर अपने घर लौटने लगे। हवाओं में सरसराहट होने लगी है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। क्योंकि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम उन चिड़ियों को भी सुने। उनकी भी कुछ कहानी है, जो अपना अपने घोंसले में कुछ रह के कुछ बातें कर रही हैं। तो ये पल कुछ खास थे, जिन्होंने हमें मौका दिया उन पक्षियों की तरफ को देखने का भी। तो उसी में से कुछ ये निकली कविताएं: हवाओं में सरसराहट होने लगी है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है, बारिश में मोर नाचने लगे हैं, समुद्रों का शोर थमने लगा है। जिंदगी गुलजार होने लगी है, प्रकृति पुनः जीवित होने लगी है। और जैसे जैसे वो थोड़ा मेलो डाउन होने लगा, कुछ संभाल होने लगी, तो मैं उसमें लिखता हूँ, हमारा जो कोरोना पे कुछ हमारी पकड़ होने लगी, तो उसमें जी। लिखा: कयामत से आई मुश्किल थमने लगी है, कयामत से आई मुश्किल थमने लगी है, बादलों की तरह परेशानियां छटने लगी। हाँ, हाँ। कयामत से आई मुश्किल थमने लगी है, बादलों की तरह परेशानियां छटने लगी हैं, नीली चादर में आसमान दिखने लगा है, नीली चादर में आसमान दिखने लगा है, सूरज की किरणों में नई आशाएं जगने लगी है, बीते समय के साथ सब ठीक होने लगा है, अंधेरी रात में चांद का नूर दिखने लगा है, सूरज की रोशनी से जग रोशन होने लगा है, जिंदगी गुलजार होने लगी है, प्रकृति पुनः जीवित होने लगी है, प्रकृति पुनः जीवित होने लगी। बहुत सुंदर करण जी। और आपने जैसा अभी बताया कि आपको अपनी लिखी हुई सारी कविताएं अच्छी लगती हैं, तो कहना वाजिब है क्योंकि जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे अनुभवों का प्रस्फुटन होता है और उन जी, अनुभवों को जब हम दोबारा देखते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। तो आपने जी, बहुत सुंदर कहा कि कैसे एक को चुन के बताएं कि ये सबसे अच्छी है, क्योंकि वो सब बहुत लोग इसको अपने बच्चे से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि जी, एक बिल्कुल, काव्य या बिल्कुल। एक पुस्तक हमारे हुँ, बच्चे के समान है, जैसे उसका जन्म होता है वैसे ही कविता का जन्म होता है। जी, बिल्कुल। तो आपने अभी इस काव्य के माध्यम से नकारात्मकता को भी किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया है और इस कविता के माध्यम से लोग सब जान सकते हैं, सुनने वाले सब समझ सकते हैं कि आपको हिंदी की या फिर कहे अलंकारों की कितनी अच्छी समझ है। जिस तरह से जी, आपने सूरज, बादल और फिर प्रकृति को अलग-अलग उपमाओं से विराजा है, तो काबिले तारीफ है और ये आपके ज्ञान को बताता है कि आपने बहुत पढ़ा होगा, उसके बाद आप इस तरीके से लिख पा रहे हैं। तो अभी आपसे गुज़ारिश करूँगी कि आपके जो सबसे पसंदीदा कवि हों, जिनको पढ़ के आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता हो, उनकी कुछ 2-4 पंक्तियाँ भी हमें सुनाएँ। मैं अगर सही मायने में कहूँ तो जैसा मैंने अपने पहले भी उसमें कहा, मैंने ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ा है। मेरी जो कविताएँ जो प्रेरित होती हैं, वो रोज़मर्रा के
लोगों से और कुछ जैसे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, उन्हीं जी। लोगों से ही, उन्हीं की कहानियों के रूप में तो होती है और मुझे लगता है कि मैं अगर अपना श्रेय उनको ज़्यादा दूँ, वो बेहतर होगा। जी। क्योंकि मेरे लिए तो सभी ख़ास हैं और इतने गुणीजन हैं और मेरे लिए तो कोई एक उसमें से भी मोती चुनना मेरे लिए वो मुश्किल होगा। तो इस प्रश्न के लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए सभी मोती हैं, सभी एक माला के रूप में और हर एक का कहने का अंदाज़ ही अलग है और कुछ निराला है। तो मेरे लिए एक चुनना मुश्किल होगा। बट हाँ, मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे अपनी स्टोरीज़ में अपने साथ बात करने का मौका दिया और उनको जानने का मौका दिया और मैं तो अभी इस प्रोसेस में हूँ कि मैं इतने सारे लोगों को अभी हमारे गुणीजन हैं जो कविताएँ लिखते हैं, उनको मैं अभी इतना नहीं पढ़ पाया हूँ और अभी मैं एक जर्नी पे हूँ और जब मैं उस माध्यम पे, उस मकाम पे पहुँचूँगा तो ज़रूर मैं आपकी उनकी कोई एक रचना आपसे जी, करूँगा। जी। तो ये मेरा वादा रहा, अगले उसमें हम और पढ़ेंगे क्योंकि मैं अभी खुद जैसा कि मैंने बताया कि मैं खुद सीख रहा हूँ अभी इन चीज़ों को, इस कला को। तो जब मैं सीख जाऊँगा, मुझे लगता है तब मैं एक अच्छी सिचुएशन में होऊँगा इसका सही जवाब देने में। अभी जी। तो मेरे लिए सभी गुणीजन हैं, आप भी मेरे गुरुजन हैं, जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे लिए कुछ सीखने के लिए एक सोर्स हैं और अभी तो मैं बस बटोर रहा हूँ, मुझे जहाँ से नॉलेज मिल रही है और जी, जी। उसको आप शिव मंगल सिंह की उस कविता को साकार कर रहे हैं अभी। हमेशा वो कविता को मैं कोट किया करती हूँ जी। कि जिस-जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। क्योंकि जब हाँ, हम हाँ। पथ पर क्या चलते हैं हर बात है! एक राही से कुछ न वाह! कुछ सीखने को मिलता है। जी, तो जी। सही कहा आपने कि हर कोई जो रास्ते में हमें मिल रहा है वो हमारा एक किसी तरह से एक गुरुजन ही है। जी, जी। कर्ण जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी उभर कर सामने आए हैं। जी, जी, आप जी। जब ऐसे सेशंस लिया करते हैं तो ये किन लोगों के लिए होता है और आप किन बातों पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया करते हो? जी मैंने जैसे मास कम्युनिकेशन कर रखा है, उसमें मैंने एमए और एमफिल कर रखी है। तो जी। मेरे जितने भी ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ज़्यादातर जुड़े हुए होते हैं और मैं आजकल हैप्पीनेस के ऊपर बहुत सेशन ले रहा हूँ और उस पे हुँ, प्लान हुँ। कर रहा हूँ। और इन दोनों चीज़ों की मैं आपको मुख्य चीज़ें जो बताऊँगा, तो मुझे लगता है कि जो हमारा वाद-विवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो एक ब्लड टेस्ट की तरह होता है। जी। तो मैं उसको हमेशा ऐसे एग्ज़ाम्पल करता हूँ कि जब आप किसी से बात करते हैं, आप ब्लड टेस्ट करते हैं उसका। हुँ, तो हुँ, हुँ। जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हैं, आपको उसकी रिपोर्ट पता लग जाती है कि भैया इसमें इसका ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका हाइपरटेंशन है, इसको डायबिटीज़ है। तो आजकल क्या हो गया, लोगों ने बात करना बंद कर दिया है। जी। तो लोगों में डिफरेंसेस आ गए हैं। तो मेरा जो स्किल है वो इसी गैप को कम करने के लिए है और मेरे बहुत सारे सेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर होता है कि आप बात करिए, किस तरह से आप बात कर सकते हैं, किस तरह से आप आइस ब्रेकिंग कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर जान सकते हैं। क्योंकि जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एक रिलेशनशिप अच्छा होगा और वो रिलेशनशिप किसी में भी हो सकता है। बॉस और एम्प्लॉयी का रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, 2 दोस्तों का रिलेशनशिप हो सकता है एंड द रूट कॉज़ इज़ कम्युनिकेशन। और जब आप बात करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें की क्लैरिटी मिलती है। आपकी जो डाउट्स होते हैं, ये जो शक होते हैं, जो होता है ना आपके आपके जो डाउट्स, जो शक पैदा होते हैं, आधी चीज़ें तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से उत्पन्न होती हैं, जो कि कभी वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ मिसकम्युनिकेशन व्हिच बिकम्स अ प्रॉब्लम, जिसको आपको टैकल करने के लिए बहुत कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ करेक्ट योर कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, आपकी आधी प्रॉब्लम हल है। तो यही मेरा एक वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के हमारे जो रहते हैं, जो मूल सिद्धांत रहते हैं, इन्हीं को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, सिंपल सरलता भाषा में मैंने आपको बता दिया। जी, आप तो इस बहुत नेक काम में हैं। कहते हैं लोगों को खुशियाँ बाँटते चलो, तो आप खुशियाँ बाँटते चल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो और ज़्यादा खुश रह सकते हैं। जी, जी। और खुशियों का भी एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि हैप्पीनेस इज़ इनसाइड यू, इट इज़ विदिन यू। जी। तो उसको आप कैसे निकालते हैं वो आपके ऊपर है। आप उसको कैसे निकालने के लिए आप कोई अपना हॉबी चूज़ करिए, सो दैट आप जब खुद को बेहतर जानेंगे, वो कहते हैं ना दूसरों की जाँच से पहले खुद की जय करें। जी, जी। तो जब आप खुद को बेहतर जानेंगे और खुद की मुलाकात का भी जन्म उसी में से हुआ है। अगर आप अपनी कंपनी में खुद हैं, खुश हैं, तो आप दूसरों की कंपनी में भी बहुत खुश हैं। आप जी। बंद कमरे में देखिए, अगर आप खुश हैं अपने आप से, तो आप पूरे विश्व से खुश हैं और अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, तो आप किसी से खुश नहीं हैं। जी। जी, अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ तो जी। आज से 7 साल पहले की बात है और उस समय मैं भी ऐसे स्टेज में चली गई थी जब मुझे लगता था कि अभी ज़िंदगी बस यहीं ख़त्म हो गई, आगे अब कुछ नहीं होने वाला है। हुँ। और उस समय मुझे लगता था जो भी बता दे कि खुशी कहाँ मिल रही है, मैं बस दौड़ पड़ती थी। ये देवी, ये देवता, ये मूर्ति, ये इंसान, ये जी, आश्रम, तो जहाँ जो मिल पड़ता था मैं सोचती थी खुशी वहाँ है और मैं चल पड़ती थी। तो कई बार वो कहते हैं ना कि लोग इंसानों को भगवान बना के बैठे हुए हैं यहाँ। तो
उन भगवानों के बीच भी जाके फिर मुझे एहसास हुआ कि आप जो भी कह रहे हैं ना कि खुशी कहीं भी बाहर मिलने वाली नहीं है, वो भीतर ही है और जब तक हम जी, वो भीतर टटोल के अपनी खुशी को नहीं पा सकते, बाहर हमें उसका एहसास ही नहीं हो सकता। तो जी, बहुत जी, सुंदर बात कही है आपने। उम्मीद है कि आप अपने इस मिशन में सफल हों और बहुत आगे तक शुक्रिया। बढ़ते जाएँ। आपका अनुभव इस बारे में क्या कहता है कि लोगों को किसी अच्छे काम या नेक काम जैसा आप कर रहे हो, तो ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मुझे जो जो प्रेरणा मिलती है, मुझे तो हमारे कुछ सिद्धांत जो हमारे बेसिक जो रूट कॉज़ है ना, जो हमें उन्हीं पे ही दोहराना पड़ेगा। वो हमारे वही सिद्धांत हमारे चाहे वो आप गुरबानी ले लें, आप गीता ले लें, वही सिद्धांत कोर हैं हमारे। हम लोगों ने आजकल एक-दूसरे से प्रेम और मित्रता छोड़ दी है। तो लव इज़ द एसेंस ऑफ एनी फ्रूटफुल डिस्कशन। जी। जब आप लोगों को प्यार से देखते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, एक एम्पैथी देते हैं, मतलब एक इंसान को इंसान समझते हैं। लोगों ने इंसान को इंसान समझना छोड़ दिया है। पीपल हैव बिकम सेल्फ सेंटर्ड और वो बड़े सेल्फिश हो गए हैं। बट उससे जब ऊपर उठते हैं, जब वो प्यार से मतलब वो समझते हैं, वो कहते हैं कि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वो एक जब हम एक परिवार की तरह जब हम समझते हैं, तो वो वहाँ से खुशी का जन्म होता है। एक रूल वो भी है। दूसरा है जब हम लोगों को माफ करते हैं, तो वी गेट द फॉरगिवनेस फ्रॉम द गॉड। तो रादर देन ब्लेमिंग जी। समबडी, इट इज द कर्मा थ्योरी, जो गुरबानी में भी कहते हैं, सोचे सोचना होविए जे सोची लखवार। हम कितना भी सोच ले वो नहीं होगा, जी। होगा वही जो रब चाहेगा। जी, करमी जी। आपो आपनी के नेड़े के दूर, मतलब हमारी अपनी करमी है। और इसमें एक और कहते हैं कि दद्दे दोष ना दीजिए, जो मैं किया सो मैं पाया। गुरबानी सेज कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जी। मैंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ किसी को हर्ट किया होगा, which is coming back to me. So when you accept it as a will of a God, you are at a mental peace. हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम चीजों को। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जी मान लिया, मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट इट, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। जी। तो दैट स्टेज जब आपकी वो आ जाती है, दैट स्टेज इज द स्टेज ऑफ एक्सेप्टिंग योर रियलिटी एंड मूविंग फॉरवर्ड टू गेनिंग द हैप्पीनेस। तो ये छोटे छोटे आपके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं आपके, जो आपको कंटेंटेड रहने में मदद करते हैं, आपको खुद में स्वस्थ रहने की, जो मेंटल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं आजकल, खुद में जब हम सफल होते हैं या जब हम स्वस्थ होते हैं हम मेंटली, तो हम ये सब करते हैं। मुझे तो लगता है आजकल के लोगों को माइंड डायरिया है। उनका माइंड इतना ज़्यादा चलता रहता है कि वो जी। परेशान हैं। जब वो एक बार चैनलाइज़ करते हैं, आप भले ही कितने भी काम करें, बट उसको चैनलाइज़ करते करें, ताकि आपको उसका फ्रूटफुल डिस्कशन हो और उसके फेलियर से आप अफ़ेक्ट ना हो। भले ही आप करें, बट उस फेलियर से आप अफ़ेक्ट ना हो और निरंतर प्रयास करते रहें। जी। तो दैट्स द थिंग। जी, जी, निरंतर प्रयासरत रहना, निरंतर प्रयत्नरत रहना जी, बहुत ही आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। तो जी, आपने अपने जीवन में इस तरह से बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे। कहते हैं कि हर सूर्योदय के साथ कुछ सीखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी, जी। आपसे अभी मैं एक और गुजारिश करती हूँ कि आपने अभी अपने जीवन में जो कोई 3 सबसे बड़ी सीख हासिल की है, अपने लाइफ की कोई सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो आपने ली हो अपने स्ट्रगल के दौरान, उसको हम सबके साथ साझा करें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और जो मुझे खुद को टटोलने का मौका देता है। मैंने ये देखा है, जो आप दूसरों के साथ करते हैं, वो आपके साथ ज़रूर होता है और मल्टीप्लाई इफ़ेक्ट है हमारी नेचर का। अगर आप उसे खुशी देंगे, तो खुशी जी। आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगी। जी। अगर आप दुःख बाँटेंगे, तो दुःख आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो सही है। आप कुछ भी बाँटेंगे, प्रकृति आपको उसका दुगना देती है, वो जी। कुछ भी है। आप उससे हँसना बाँटेंगे तो आप उसको वो खुशी देगी, आपको किसी भी रूप में देगी। तो आप वो चीज़ दें, जो आप चाहते हैं कि आपको वो मिले। तो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत हुआ है और मैंने देखा है कि कभी-कभी वो कितना भी लोग प्रयास करते हैं, मतलब जैसे हम अच्छा करने के प्रयास करते हैं, लोग हमें डिमेट करने की कोशिश करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, बट इट गोज़ बैक टू देम ओनली। क्योंकि इट इज द लॉ ऑफ नेचर, इट इज द लॉ ऑफ कर्मा। आप जो देंगे आपको दुगना देती है। हुँ। मैंने एक कविता लिखी हुई है, तजुर्बा। चलते चलते जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया, चलते चलते जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया, जो तजुर्बा किताबों में ना मिला, वो जिंदगी ने दे दिया। जो तजुर्बा किताबों में ना मिला, वो जिंदगी ने दे वाह, दिया। वाह! आगे बढ़ते गए कुछ लोग अनजान रास्तों की तरह छूट गए। आगे बढ़ते गए कुछ लोग अनजान रास्तों की तरह छूट गए। मैं भी हादसों से निरंतर लड़ता रहा। सच्चे दोस्त भले नहीं मिले, पर तजुर्बा
ज़रूर दे गए। मुश्किलों से भी मैं नहीं डरा, आगे मैं बढ़ता रहा। ना मिला इश्क, ना ही मुकाम मिला, मिला तो बस तजुर्बा, वो भी काफ़ी ना रहा। बहुत सुंदर। चलते चलते जिंदगी में मकाम हासिल कर लिया, सच्चे दोस्त मिले ना मिले, तजुर्बा जी, मिला। क्या बात है जी, जी। करण जी। तो यही है, मतलब यही ज़िंदगी की सच्चाई है जो मैंने इसमें जी। अपनी अपनी फेलियर्स को, अपने सक्सेस को, बिकॉज़ क्योंकि हम एज़ अ ना टोटैलिटी नहीं देखते। हमारी ज़िंदगी को अगर हम टोटैलिटी के रूप में देखें, तो हमारा ज़िंदगी बड़े उतार-चढ़ाव, सक्सेस, फेलियर इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो जब हम अपनी सोच छोटी कर देते हैं ना, तो हम आगे तक सोच नहीं पाते। जब हम टोटैलिटी में देखते हैं, तो हम सब कहते हैं कि बैलेंस शीट ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट कि हम उसको वेट करें एंड वॉच करें, जी थिंग्स विल जी। बी फाइन, सब कुछ ठीक होगा, भले ही थोड़ी देर में होगा, बट येस सब कुछ ठीक होगा। जी करण जी, जब आप फेलियर की बात करते हो तो मैं एक समय की बात बताती हूँ। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं जी, नहीं जी, बन पाई। और जी, बताऊंगी कि आज तक उनको इस बात का अफ़सोस है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। जी, मैं चाहती तो उनके आग्रह पे ने मतलब कहीं और हो सकता था मेरा, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। वो क्षेत्र मेरे लिए है ही नहीं। मुझे खून देखकर डर लगता था। जी, मैं बेहोश हो जाया करती थी। मेरा खून निकालते थे लोग ब्लड टेस्ट के लिए, उस टाइम पे मैं बेहोश हो जाया करती थी। तो मुझे ऐसा पता नहीं अंदर से लगा करता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं जी, हो सकता है। जी, फिर भी अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मैं प्रयत्नरत रही, पढ़ती रही। मुझे समझ में भी नहीं आता था ज़्यादा केमिस्ट्री कुछ भी, तो नहीं कर पाई, फेलियर रही मैं। तो उस फेलियर से एक बात बताती हूँ, एक समय एक ऐसा पीरियड आ गया जहाँ मैं मान के चली कि मेरा काम बस खाना बनाना, घर में बच्चे को देखना, उतना ही। और ओह! हिंदी मेरे ज़हन में रहा हमेशा। मैं कविताएँ उस समय भी लिखा करती थी, अपने मन की बातों को किसी न किसी तरह से निकाल के रखा करती थी। जी, बहुत तो खूबसूरत। सोसाइटी में कुछ जो लेडीज़ होती हैं, वो अक्सर बच्चों के साथ इंग्लिश में ही बात किया करती हैं। तो मेरी जी, क्या आदत थी कि मैं इंग्लिश में नहीं बोलती थी। मुझे लगता था कि जब हम हिंदी में बात कर सकते हैं, जब हम दोनों को ही वो भाषा आ रही है, तो इंग्लिश में स्विच करने की क्या ज़रूरत है? जी, तो इस बात से बिल्कुल ऐसा ठीक। हुआ कि उन लोगों के हुँ, मन हुँ। में ये हो गया कि इसको नहीं आती है, गँवार है। ओह! हाँ, हुँ, कि हुँ। लड़की है, ऐसी हुँ, है हुँ। और इसको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं आती होगी। तो हुँ, हुँ। उस टाइम मैंने मन में बना लिया। मेरा प्रोनंसिएशन सही में बहुत परफेक्ट नहीं था उस टाइम पे। जी, और कुछ ऐसे वर्ड्स मैं बोला करती थी जो इनकरेक्ट होते थे। जैसे आपको भी बताऊँ फिदर, फेदर या फिर जी, ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो मैं उस समय सही से नहीं बोला करती थी। तब मैंने जी, एक प्रण लिया कि मुझे अगर ग्रेजुएशन करना है, उसकी मुझे ग्रेजुएशन करना है और वो भी इंग्लिश ऑनर्स में ही करना है। उस टाइम तक मैं ग्रेजुएटेड भी नहीं थी। मैं आपको बता दूँ कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बस 12th पास थी। ओह! मैंने किया, करने के बाद मास्टर्स किया, स्कूल्स में पढ़ाना शुरू किया और मेरा एक बोलते हैं ना, ये हो गया था कि मुझे करना ही है, आगे बढ़ना ही है, अभी इंग्लिश में ही करना है। तो मैंने प्रोनंसिएशन को इतना परफेक्ट करने की कोशिश की, कैम्ब्रिज जी, प्रोनंसिएशन से, ऑक्सफोर्ड प्रोनंसिएशन से, कि अभी कोई भी देख के नहीं बता सकता कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी देर आकर के इंग्लिश बोलना शुरू किया। इसके लिए मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि मुश्किल नहीं। तो ये कहानी बताने का ये मतलब था, कहते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छपाए। वाह, वाह! बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल, बिल्कुल सटीक आपने ये पकड़ा है और मैं इसको बहुत महसूस करता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल और मैं खुद इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ जी। और मुझे लगता है कि ऊपर वाला आपको ऐसे लोग हमेशा रखता है जो कि आपको जैसे मैंने बोला ना दिल ये ज़िद्दी में भी मेरी एक यही थी। जी। मैं वही लोग वो हमें लगता है कि वो इंटेंशनली कर रहे हैं बट इट इज़ द गॉड जो हमें इतने जी, सारे लोगों के बीच में जोड़ता है और वो हमें तराशता है जैसे हीरा जी, जिसने हीरा पहना होता है वो उसका हीरा बोलता है, वो खुद भी जी। बोलता है। वो कहते हैं कि हीरा कहाँ से लिया भाई? और वो शो नहीं करता क्योंकि हीरे की अपनी चमक हो जाती है। जी, और जी। वो उस तरफ ना होता तो वो आप उस तरफ आगे चलते ही ना, आपके ज़हन में कभी आता ही ना, आप हिंदी में ही करते रहते। बट बहुत अच्छा है और आई रिस्पेक्ट और मतलब आपका भी काबिल-ए-तारीफ़ है कि आपने उसको एक एज़ अ चैलेंज लिया। और यही एक टाइम आता है कि आप उसको चैलेंज लें या एज़ अ फेलियर लें। और जब आपका अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, ज़िंदगी में प्रयास करने से नहीं डरते हो, आप यू ऑलवेज़ टेक इट एज़ अ चैलेंज और आप उभर के कुछ अच्छा ही निकल के आते हैं। आप भी कुछ अगर कुछ आपकी कुछ रचना है जो आप सुनाना चाहें, तो एक कविता तो आप भी हमें कुछ सुनाएँ, अगर आज पॉसिबल है। इसी पॉसिबल है? से संबंधित मैं कहती हूँ, मैंने जी। 7वीं कक्षा में जो सबसे पहली कविता लिखी थी, ऐसे ही जी। क्या हुआ था कि एक सीरियल देख रहे थे हम लोग, उसमें एक छोटी-सी बच्ची का इंटरव्यू चल रहा था। हुँ। वो छोटी-सी बच्ची बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखती थी, तो उससे पूछा गया कि तुम ये कविताएँ लिखना इतनी छोटी उम्र में कैसे शुरू कर दी?
जी, जी, तो जी। कहती है कि जब मैं तितली को देखती थी तो उसके रंग को देख के मुझे लगता था कि इस रंग को मैं कैसे लोगों को दिखाऊं कि वो शब्दों से उसको देख ले। वाह, वाह! और क्या उसने फिर बात है। उस पे कविताएं लिखने शुरू कर दी कि वो तितली का रंग कैसा है, तो लोग उसके शब्दों से उसके रंग को देख पाए। तो जब वाह! मैंने उसकी इंटरव्यू को उसमें सुना था तो फिर मुझे जी, लगा जब ये छोटी सी बच्ची इस तरह से सोच के लिख सकती है तो मैं भी कोशिश करती हूँ। तो उस समय मैंने एक लिखी थी कविता, जी। मंजिल पाने को तरस रहे हर मुवक्किल, वाह! मंजिल क्या बात पाने है। को तरस रहे हर मुवक्किल, वाह, वाह! बैठे हैं आस बैठाए उस वकील नेक भगवान पे, ओए जबकि होए! क्या किसी भी बात है। खबर नहीं कि वो वाह! क्या है और कहाँ वाह! है। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह! बहुत अच्छे। कहीं न कहीं आपको ना कोई न कोई चाहिए लाइफ़ में, जी, जिसे कि हम बता सकें कि हाँ भाई, आज का दिन मेरा ऐसा था। तो वो कनेक्शन कभी-कभी हमारा किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी होता है, वो कनेक्शन कभी हमारा परमात्मा के साथ भी होता है, वो कनेक्शन हमारा एनिमल के साथ भी होता है, जी, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो जिससे आप बात करके दिल हल्का महसूस करें, वो होता है। और मुझे लगता है कि अगर वो परमात्मा के साथ होता है तो और भी अच्छा है। वी ऑलवेज़ नीड समबडी जिसको हम आज अपने दिल का हाल-ए-बयाँ बता सकें। जी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं कनेक्शन ही होता है, जो इन कविताओं के रूप में फिर वो जन्म लेता है जी, और एक रचना के रूप में करता है। और अगर मैं इसको साझा करूँ तो मेरे अपनी ज़हन में एक कविता आ रही है, जी, जी, जिस तरह से आपने लिया है मैं उसी से ही मुझे लगता है कि हम आज सेशन को अगर हम विराम देंगे तो मैं उसी से ही देना चाहूँगा, आखिरी जी, कविता जो मैं और इसका मैं हिंदी में भी लिखा और मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, बट मैं ओके। हिंदी वाला वर्ज़न सुनाता हूँ मैं और इसका टाइटल है जब जब मैं विनम्र हुआ। जब जब मैं विनम्र हुआ, वाह! हाँ, जब जब मैं विनम्र हुआ, मैं प्रसन्न हुआ। वाह, वाह! हर वो काम बना जिसमें मैं असफल हुआ। बेहतर हुई परिस्थिति, चित्त शांत हुआ। जब जब मैं विनम्र हुआ, मैं प्रसन्न हुआ। गलतफहमी पर रोक लगी, प्रफुल्लित यह जग हुआ। कठोरता से नाता टूटा, संस्कारों की नींव का निर्माण हुआ। जब जब मैं विनम्र हुआ, मैं वाह, वाह! प्रसन्न हुआ। हमने ना अपने माइंड को जिसे हम बोलते हैं ना कि एक एक हमारा सेट स्पीड होती है मुझे लगता है। जी, हाँ, आपकी 60 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार की स्पीड है। अगर आप उसको 90 पे करेंगे तो आप एजिटेटेड हो जाएँगे, आप जी, परेशान हो जाएँगे। लेकिन जब आप बैलेंस करते हैं ना, प्रकृति बैलेंस ज़रूर करती है। आप जब खुद को टोन इन करते हैं, जिसको आप डिटॉक्सिफिकेशन कह लीजिए, जिसको आप ट्रैंक्विलाइज़र्स कह लीजिए, जो दवाइयाँ करती हैं, जी। व्हाट दे डू इज़ दे बैलेंस एंड द मोमेंट यू आर विनम्र, द मोमेंट यू आर काम, यू आर बैक टू योर नॉर्मल स्टेट। आप देखेंगे, आपको लगता है कि ये कुछ परेशानी ही नहीं है। इट्स ऑल क्लियर, इट इज़ ऑल रिटन ऑन द वॉल, क्लियर है। यू कैन सी द रोड मैप, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो आप ट्रैफिक भी कभी छत से देखेंगे, आपको बहुत स्मूथ लगेगा। जी। अगर आप गाड़ी को उस जगह महसूस करिए कि आप ट्रैफिक के अंदर ही हैं, तो आपको बड़ा परेशान लगेगा। बट आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा गाड़ी कैसे सिमिलर सी चल रही है जी, जी। ओवर ब्रिज से। आपको लगेगा बिल्कुल तो सिमिलर चल रही है सारी गाड़ियाँ एक लाइन में। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है उसके लिए वो बहुत एक ट्रबलसम एक्सपीरियंस है। तो जी, इट्स जी। जस्ट दैट हाउ यू सी द थिंग्स। यू सी द बिगर पिक्चर, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। बट उसको नैरो माइंडेड से देखेंगे तो थिंग्स आर हेयरवायर्ड, वो कहीं भी पज़ल दिखेगा। तो इट्स जस्ट दैट हमारा नज़रिया बदलेंगे तो जग बदलेगा। जी, करण जी आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं आज इस सेट पे, जो आपने सबसे जिसको तवज्जो दिया कि हम जो दूसरों से चाहते हैं, हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और फिर आपने तजुर्बे को तजुर्बो दिया जिसमें आप कह रहे थे कि कुछ मिले ना मिले हमें, कुछ भी कर्म करते हुए, पर कम हुँ, से कम हुँ। तजुर्बा तो ज़रूर मिलता है। जी, जी, और जी। तीसरी जो सबसे अच्छी बात आपने अभी कही कि नज़रिया, हमारा नज़रिया ये बताता है कि ज़िंदगी को हम किस तरीके से ले रहे हैं। वही जी, जी। आदमी उस पल को खूब खुश होकर के जी सकता है और दूसरा इंसान उसी में रोता बैठा रह सकता है। तो ये सब नज़रिए की बात है। जी, जी, जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ आकर इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की। शुक्रिया करण जी। जी, शुक्रिया आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला और आपका जो संघर्ष है और वो एक काबिल-ए-तारीफ़ है और आपका जो ये पॉडकास्ट चल रहा है एक वो सराहनीय है कि आप कैसे यंग लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को भी जो मिक्स आप लोगों को आपने हेटेरोजीनियस आपने सिलेक्शन किया है, अपने जो स्पीकर्स हैं उनको लेके आप कितनी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने ला रहे हैं और एक नए माध्यम के ज़रिए आप अच्छी चीज़ों को बता रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आप इस तरह से ही अपने और
वेंचर नए-नए लेके आते रहें, लोग अच्छा जुड़ते रहें और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये बात करते, ये वार्तालाप करके और आपसे रूबरू होके। तो शुक्रिया, मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट ही हूँ बट सीखने की राह में अगर मैंने कुछ अगर गलतियाँ कह दी हो तो वो मेरा और अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ माय टीचर्स, मेरे गुरुजन, तो दैट गोज़ टू देम। एक बार फिर मुझे बुलाने के लिए और मैं आशा करूँगा कि हम फिर दोबारा ज़रूर जी, मिलें आगे जी, फ्यूचर में। ज़रूर, ज़रूर करण जी। और एक बार फिर से आपका शुक्रिया। प्रिय धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है आप सब हमें सुन पा रहे होंगे और आपने सुना होगा, आपने बहुत कुछ सीखा है आज। और अगर आपको ये पसंद आया है, आपसे सबसे गुज़ारिश करूँगी कि आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और उन्हें भी कुछ सीखने का मौका दें। धन्यवाद।